अवतार आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। फॉर इंकरेजिंग अस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल। चर्चा करते हैं मराठों के संबंध में। मराठों के संबंध में चर्चा करने से पहले उनकी वंशावली को समझते हैं। वंशावली के पहले हम मराठों के उन परिस्थितियों को, भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं जिन भौगोलिक परिस्थितियों में मराठों का इसाद होता है। देखो, मराठा मजबूत कठकाठी के लोग होते हैं। मजबूत कठकाठी का मतलब बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये पठारी क्षेत्र में रहने वाले होने के कारण इनमें फुर्ती बहुत होती है। और यहाँ पे एक ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इनकी महत्वाकांक्षाओं को संगठित करके और उसे एक सूत्र में बांध सके। संगठित करके एक सूत्र में बांधने का कार्य जो किया है वो शिवाजी ने किया है। शिवाजी ने, अभी शिवाजी को देखते हैं कि शिवाजी की अपनी वंश परंपरा कहाँ से रही है। यहाँ पे देखते हैं कि मालोजी भोंसले जो है एक मराठा देशमुख हुआ करते थे, जो बहुत छोटे से जमींदार टाइप के व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी का नाम था दीपाबाई। दीपाबाई से साहेजी भोंसले का जन्म हुआ। साहेजी भोंसले जो है वो शिवाजी के पिताजी थे। साहेजी भोंसले की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था तुकोबाई और एक का नाम था जीजाबाई। तुकोबाई साहेजी भोंसले की वह पत्नी थी जिससे हिरुजू पैदा हुए थे, और साहेजी भोंसले की जो दूसरी पत्नी थी जीजाबाई, ये यादव राय की पुत्री थी, जो देवगिरी के शासक थे। यादव वंश परंपरा से उनकी पुत्री थी जीजाबाई, जिसका विवाह साहेजी भोंसले से हुआ था। जीजाबाई उनकी परित्याग पत्नी थी। मतलब ये जो साहेजी भोंसले हैं वो तुकोबाई के साथ रहते थे, और जीजाबाई का बेटा था शिवाजी। शिवाजी की दो शादियां हुई थीं, एक थी पुल्लाबाई और दूसरी थी साईबाई निम्बालकर। पुल्लाबाई को सती भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सती को अपना लिया था। और साईबाई निम्बालकर जो है ना, निम्बालकर खानदान की स्त्री थी। निम्बालकर खानदान से मतलब होता है कि यह उस समय का बहुत बड़ा देशमुख घराना था, और इस साईबाई निम्बालकर से विवाह ने जो है ना शिवाजी को एक सामाजिक स्टेटस दिलाया था। अब बात करते हैं पुल्लाबाई से। तो पुल्लाबाई से जो है ना राजा राम का जन्म हुआ था। राजा राम की दो पत्नियां थीं, रासबाई और ताराबाई। रासबाई से शंभूजी का जन्म हुआ था और ताराबाई से शिवाजी द्वितीय का जन्म हुआ था। जबकि साईबाई निम्बालकर जो है ना, साईबाई निम्बालकर से संभाजी का जन्म हुआ था। संभाजी की पत्नी का नाम था ईशुबाई। ईशुबाई से साहू जी का जन्म हुआ था, जो आगे चल के उत्तरवर्ती मुगलों में जो पेशवाई, उत्तरवर्ती मुगलों में छत्रपति का जो दावेदार बनता है, और यही साहू जी के वर्चस्व से आगे फिर पेशवाई चलती है। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी पूरी वंश परंपरा में तो एक पूरा ग्राफ बना हुआ है वंश परंपरा का। मतलब ग्राफ में हम देखते हैं कि मालोजी भोंसले, उनकी पत्नी दीपाबाई, दीपाबाई का बेटा साहेजी, साहेजी की दो पत्नियां तुकोबाई, तुकोबाई से हीरोजी जन्म लेते हैं, और जो जीजाबाई थी उनसे शिवाजी जन्म लेते हैं। हीरोजी वही व्यक्ति हैं, तुकोबाई के वही पुत्र हैं जो शिवाजी को जो है ना औरंगजेब ने जब बंदी बना लिया था, जेल में डाल दिया था, तो जेल से एक कूटनीति के द्वारा जो है ना शिवाजी को जेल से छुड़ा के लाए थे। शिवाजी की पुल्लाबाई हैं, पुल्लाबाई को सती भी कहा जाता है, और दूसरी साईबाई निम्बालकर हैं जिसने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई थी, और पुल्लाबाई से राजा राम है। मतलब इस पूरी परंपरा को हम देखते हैं, एक वंशानुगत परंपरा को, तो हमें शिवाजी के पूरी वंश परंपरा का पता लग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये मराठा क्या है। देखो, मराठवाड़ा क्षेत्र में, महाराष्ट्र में जो उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं, मराठवाड़ा क्षेत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था फैली हुई थी शिवाजी से पहले, ये प्रशासनिक व्यवस्था में देशमुख हुआ करते थे जो गवर्न करते थे। और बड़े बड़े जो राजा थे, बड़े बड़े राजा जो है इस क्षेत्र पर जब अधिकार कर लेते थे, तो जो अपने यहाँ जमींदारी प्रथा होती है, जमींदार टाइप के लोग होते हैं, गांव के जो प्रमुख होते हैं, ऐसे ही गांव के प्रमुख को मराठी भाषा में देशमुख कहा जाता है। और इसी देशमुखों का सरदेशमुख यानी प्रधान होने के नाते शिवाजी ने सरदेशमुखी कर वसूल किया था। शिवाजी के संपर्क में बात करते हैं तो शिवाजी को जो उनकी माता जी थी यानी जीजाबाई जो उनकी परित्याग पत्नी थी, तो उन्हें पूना की जागीर दी गई थी। जब शिवाजी छोटे थे तो उनके लालन पालन के लिए जो शिवाजी के पिताजी साहेजी भोंसले थे, उन्होंने
जीजाबाई और शिवाजी को जो है ना पूना की जागीर दे दी और खुद जो है ना बीजापुर की सेवा की। यहाँ पर जो है ना जब पूना की जागीर शिवाजी को मिल गई तो उनके संरक्षण के रूप में, संरक्षक के रूप में जो लालन पालन के लिए दादा कोंडदेव, जो सायाजी भोंसले के बहुत वफादार व्यक्ति थे, दादा कोंडदेव को नियुक्त कर दिया, जिससे कि शिवाजी का सही तरीके से पालन पोषण हो सके। और यहाँ पे परित्याग से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था या छोड़ दिया था। परित्याग से मतलब है कि वो अपनी एक पत्नी यानी तुकोबाई के साथ रहते थे, जबकि जीजाबाई के साथ वो कभी कभी आते जाते रहते थे। जीजाबाई से उन्होंने कोई संबंध विच्छेद नहीं किया था और जीजाबाई के साथ जो है ना सायाजी भोंसले के अच्छे संबंध थे और तुकोबाई के साथ तो वो रहते ही थे। और ऐसा भी नहीं है कि शिवाजी के संबंध अपने जो सौतेला भाई है हीरू जी, उनके साथ बुरे संबंध थे। हीरू जी के साथ भी शिवाजी के बहुत अच्छे संबंध थे। शिवाजी का जन्म जो है ना, जब जन्म 20 अप्रैल और 1627 को उनका जन्म हुआ और दादा कोंडदेव के वो संरक्षण में रहे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब शिवाजी का जन्म हुआ, जब वो बड़े होने लगे, धीरे धीरे जब तक दादा कोंडदेव जिंदा रहे, जब तक शिवाजी पर नियंत्रण रहा। शिवाजी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और वो जो है ना एक बहुत बड़े साम्राज्य या बहुत बड़े राज्य की एक कल्पना करते थे। और उनके बचपन से ही मतलब शुरुआत से ही पता लगने लगा था कि उनका जो कार्य करने का तरीका है, जो संगठन का तरीका है, वो किस प्रकार का है। दादा कोंडदेव के संरक्षण में वो प्रशिक्षित हुए, सैन्य उसमें प्रशिक्षित हुए, एक संगठनकर्ता के रूप में भी प्रशिक्षित हुए और अपनी माता का शिवाजी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बहुत बेहतरीन इंसान माना जाता है शिवाजी को। बेहतरीन इंसान से मतलब है कि उनका जो चरित्र था, उनका जो सोचने का नज़रिया था, जो लोगों के प्रति फेथ था, जो जनता के प्रति फेथ था, ये बहुत अच्छा था। लेकिन शक्ति ग्रहण करने के लिए वो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जिन चीज़ों का इस्तेमाल सबने किया है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शिवाजी ने जो है ना अपने बलबूते पर तो शक्ति ली है, लेकिन जो राजनीतिक तरीके होते हैं, राजनीतिक उन्होंने वो सभी तरीके अपनाए जिन राजनीतिक तरीकों से शक्ति को संगठित किया जा सकता है। और शक्ति को संगठित करके और राज्य में शांति व्यवस्था जिस हिसाब से कायम की जा सकती है, उस प्रकार से ही उन्होंने जो है इस विधि को अपनाया था। शिवाजी दादा कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी फ्री हो गए। अच्छा, शिवाजी के एक गुरु थे रामदास, जो धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे और इन्हीं गुरु रामदास के कारण जो है ना एक संगठनकर्ता के रूप में शिवाजी उभरे थे। और इन्हीं गुरु के कारण जो है हिंदू पद पातशाही, हिंदू धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां उन्होंने ली थी। मतलब हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला, ब्राह्मण धर्म को शरण देने वाला और हिंदू के पद पातशाही, मतलब हिंदुओं में एक पद पातशाही का मतलब होता है एक प्रमुख आदमी जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जन्म लेता है। इस प्रकार की उन्होंने जो है ना उपाधियां ली थी। और शिवाजी का सबसे बेहतरीन काम रहा मराठा शक्ति को एकत्रित करने का। सबसे पहले शिवाजी ने क्या किया, सबसे पहले शिवाजी ने जब वो बहुत छोटी सी अवस्था में थे, एक छोटी सी जागीर है उनके पास, पूना कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं थी उस समय, बहुत छोटी सी जागीर थी और अनफर्टिलाइज है। आज भी पूना अनफर्टिलाइज है, आज भी पूना में वर्षा बहुत कम होती है, आज भी पूना में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि पूना जो है ना अगर आज की लोकेशन में देखते हैं तो वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ता है। वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने का मतलब है कि पूना के जो दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के कारण जो है ना मानसून पूना में नहीं आ पाता है, जबकि उस पहाड़ी के साउदर्न पार्ट में जो है ना लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है प्रति वर्ष, जबकि पूना में जो है ना लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी इस वर्षा का 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है यहाँ पे भौगोलिक स्थिति से। तो शिवाजी को यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि जिस जागीर से उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता होगा। तो शिवाजी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबसे पहले सैनिक शक्ति को मजबूत किया जाए। सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उन्हें कहाँ से मिलना है। तो शिवाजी ने अब क्या किया, मवाली सैनिकों को भर्ती कर लिया। मवाली जो लोग होते हैं, मवालियों को भर्ती कर लिया। मवालियों से यहाँ अर्थ वो नहीं है गुंडा मवालियों से, मवाली का यहाँ अर्थ है मावल क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति। जैसे बुंदेलखंड के व्यक्ति को जो है ना बुंदेलखंडी कहते हैं, ऐसी मावल क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को मवाली कहा जाता था। तो इन्होंने मवाली के युवा कुछ लड़कों को भर्ती किया, और युवा लड़कों को भर्ती करके जो है ना इन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया, और इसके बाद इन्होंने
रात्रि के समय या किसी टाइम पर एक वैसी व्यवस्था को अपनाया कि किसी छोटी सी जागीर पर हमला कर दिया और उससे धन लूट लाए, और माता को पता नहीं लगा और धन लूट के अपने वो इकट्ठा रख लिया। इसके बाद फिर उन्होंने किसी दूसरी जागीर पे हमला कर दिया रात्रि में, मतलब एक तरह से लूट टाइप की थी इन्होंने। अब इस प्रकार के हमले महत्वाकांक्षी हो गए। जब शिवाजी के पास थोड़ी सी ताकत आ गई तो उन्होंने व्यवस्थित तरीके से एक सेना खड़ी की। इस व्यवस्थित तरीके से सेना खड़ी करने में जो है ना, ये एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरने लगे। और इसके बाद शिवाजी जो है ना थोड़े से बड़े हो गए, आई मीन से 18, 20, 22 साल के हो गए, तो फिर स्वतंत्र मतलब एक तरह से विचार अपने प्रेषित करने लगे और स्वतंत्र निर्णय लेने लगे थे। यहाँ तक आते आते शिवाजी के पास जो है ना अच्छा वर्चस्व हो गया था। तो हम बात करते हैं शिवाजी के संबंध में कि शिवाजी ने जो उनका विवाह जो है ना 1640 में हुआ था, 12 वर्ष की आयु में, और उनका शादी साईबाई निम्बालकर से और पुल्लाबाई से जो सती के नाम से अपनाए गए, इनसे विवाह हुआ था अलग अलग समय में। बात होती है कि जो शिवाजी को जो पूना की जागीर मिली थी, उस पूना की जागीर से शिवाजी ने देखो आगे कितनी जागीरें बना ली कि 1643 में शिवाजी ने जो है ना सिंहगढ़ के किले को जीता था। 1646 में शिवाजी ने जो है ना तोरण के किले को जीता, यानी तोरण के किले पर कब्जा कर लिया। फिर रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया उन्होंने एक पहाड़ी पर, और 1648 में पुरंदर का जो किला था वो नीलोजी नीलकंठ से छल के द्वारा उन्होंने उस किले पर कब्जा कर लिया। 1656 में जावली का किला जीता चंद्रराव मौर्य से। ये शिवाजी की सबसे बड़ी जो है ना वो एक क्या बोलते हैं विजय थी। इस विजय को हम ऐसे देखते हैं, चंद्रराव मौर्य का जो जावली का किला था वो बहुत मजबूत किला माना जाता था बीजापुर का। ये सारे के सारे क्षेत्र जो है ना बीजापुर के अधीन आते थे। और बीजापुर का सुल्तान आदिल शाही जो है ना बहुत तेज तर्रार था। और यहाँ पे भी देखो बीजापुर और मुगलों की, यानी औरंगजेब और बीजापुर की नहीं पट रही है। मुगल बादशाह औरंगजेब है, औरंगजेब दक्षिण में स्थायित्व नहीं ले पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि दक्षिण के राज्य उसके नियंत्रण में आ जाएं, और बीजापुर दक्षिण का उसका राज्य था। उसके बीजापुर के साथ यानी आदिल शाही के साथ औरंगजेब के अच्छे रिश्ते नहीं थे, और यहाँ शिवाजी के और बीजापुर के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। जबकि इस समय जो है ना शिवाजी के पिता जो शाहजी भोंसले हैं वो बीजापुर के यहाँ सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सेवा देने के बावजूद भी शिवाजी बीजापुर के छोटे छोटे क्षेत्र जीत रहे। बीजापुर जो है ना इसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहता था प्रारंभिक चरण में, क्योंकि बीजापुर के साथ और मुगलों की एक समस्या और खड़ी थी, और वो छोटे मोटे मुद्दों पर जो है ना यहाँ मराठवाड़े में मतलब एक तरह से बंधना नहीं चाहता था, या छोटे मोटे मुद्दों पे इंटरफियर नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबका अपना अपना एक जाल बिछा हुआ है। लेकिन जब जावली का किला जब जीत लिया और चंद्रराव मौर्य ने जब शिकायत की बीजापुर के सुल्तान से, तो बीजापुर के सुल्तान को अब लगा कि अब हमें सीरियस लेना चाहिए इस मामले को, क्योंकि इस मामले को अगर हमने अब सीरियस नहीं लिया तो फिर मामला जो है ना आगे बढ़ सकता है, और बीजापुर के बहुत बड़े क्षेत्र पे ये मराठा शक्ति उभर के सामने आ सकती है, यानी शिवाजी उभर के सामने आ सकता है। तब तक शिवाजी ने बारामती, सूपा, टिकोना, लोहगढ़ जैसे किलों पर कब्जा कर लिया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। यहाँ तक आते आते एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गया आदिल शाही फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गया कि इस समय तक अगर शिवाजी को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी भोंसले को यानी शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया और शिवाजी पे दबाव डाला कि अपनी जो है ना कार्यविधि यानी गतिविधि को बंद कर दे। जब उसके पिता को बंदी बना लिया गया तो शिवाजी उसे जो है ना दबाव डाला और शिवाजी उससे मिलने गए, तो उसने कहा कि आप अपनी गतिविधियां बंद कर दो, अन्यथा मैं आपके पिता को नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां बंद कर दी, यानी रोक दी, और फिर उसके बाद उनके पिता को बाद में छोड़ दिया गया। जब शिवाजी के पिता को छोड़ दिया गया, इसके बाद शिवाजी ने फिर एक बार फिर से एक्टिव हो गए। एक बार शिवाजी ने फिर अपने विस्तार को फिर से एक मतलब स्टेटस प्रदान किया। लेकिन इस बीच में एक घटना और घटती है। इस बीच में औरंगजेब जो है ना इंटरफियर करता है दक्षिण की ओर, और औरंगजेब ने 1657 के आसपास जो है ना बीजापुर पे आक्रमण कर दिया। जब औरंगजेब ने बीजापुर पे आक्रमण कर दिया तो फिर बीजापुर के साथ एक फिर समस्या आई कि अब औरंगजेब से कैसे निपटा जाए। इसी समय जो है ना बीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी।
शिवाजी को एक अच्छा अवसर मिल गया बीजापुर के साथ रिश्ते बनाने का, और शिवाजी ने जो है ना बीजापुर को सहायता दी, और शिवाजी ने जो है ना औरंगजेब की सेना को बहुत छकाया। कहीं अचानक हमला कर देते। गुरिल्ला पद्धति का शिवाजी एक अच्छा सेना नायक था। गुरिल्ला पद्धति से मतलब छापा मार पद्धति, ये आमने सामने नहीं लड़ते थे, अचानक आते थे, अचानक हमला करते थे और अचानक पहाड़ों में गुम हो जाते थे। उनको पता ही नहीं लगता सैनिकों को कि क्या मामला हो गया। ये बहुत अच्छा विकल्प था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब शिवाजी ने मुगलों को मतलब एक तरह से परेशान किया, मुगल त्रस्त हो गए शिवाजी से, क्योंकि मुगल शिवाजी को पकड़ नहीं सकते थे। क्योंकि वो सामने सामने की लड़ाई ही नहीं लड़ते थे। अचानक उनकी सेना पे हमला किया, अचानक नुकसान किया और भाग गए। अचानक हमला किया और अचानक इसी टाइप से करते रहे। तो मतलब मुगलों ने जो है ना वो समझ रहे थे इस बात को कि जब तक ये व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं लड़ेगा, जब तक इससे पार नहीं पाई जा सकती है। इसके बाद जो मुगलों का धीरे धीरे मामला शांत होने लगा। बीजापुर जब फिर से अपने इस मुगलिया सल्तनत से जो है ना फ्री हो गया, तो इसके बाद जो है ना फिर एक बार उसने शिवाजी के साथ दिमाग लगाया, और फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपना बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का कूटनीतिक और महारथी व्यक्ति जो अफजल खां था, जो उसका सेनापति भी था, उसको शिवाजी को दंडित करने के लिए अपॉइंट किया। 1659 में से जो है ना उसे दंडित करने के लिए भेजा कि तुम शिवाजी को बंदी बना के ले है ना दरबार में पेश करो। ऐसी परिस्थितियों में अफजल खां इस बात को जानता था कि शिवाजी से प्रत्यक्ष लड़ना उचित नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए अफजल खां ने भी कूटनीति का और धोखे का सहारा लिया। अफजल खां ने अपने जो राजदूत है, अपने राजदूत कृष्णजी भास्कर को भेजा और शिवाजी से संदेश भिजवाया कि अफजल खां शिवाजी से मिलना चाहता है। शिवाजी के लिए संदेश भिजवाया कि अफजल खां, इसके पहले जो है ना अफजल खां पंढरपुर के मंदिर को जो है ना तोड़ चुका था, और पंढरपुर का मंदिर तोड़ना उसके लिए एक बहुत क्या कहते हैं सामाजिक एक दृष्टिकोण बदलने वाली बात रही है। क्योंकि धार्मिक आस्था लोग बहुत रखते हैं, और धार्मिक आस्था में विठोबा का जो मंदिर था वो तोड़ दिया जब, तो विठोबा के मंदिर में तोड़ने में एक मानसिक एक जनता में एक वो था कि ये तो अत्याचारी है, हमारे मंदिर नष्ट कर रहा है, इनको भ्रष्ट कर रहा है, इस प्रकार का ये एक गलती जो है ना शिवाजी के लिए पॉजिटिव थिंक रही अफजल खां की। तो यहाँ पे देखते हैं कृष्णजी भास्कर जब शिवाजी से मिलते हैं, तो शिवाजी जब उनसे मिलते हैं तो शिवाजी उनसे पूछते हैं, उनके बड़ा आव भगत करते हैं। अब चूंकि वो भी मराठा थे, वो भी मराठा थे, दोनों मराठा थे, तो कृष्णजी भास्कर ने कहा कि अफजल खां आपसे मिलना चाहता है, आपकी भी सेना रहेगी नहीं रहेगी, उसकी भी सेना नहीं रहेगी, और वो आपस में आप दोनों मिलेंगे एक स्थान पे। तो ये बार नामक स्थान पे तय हुआ कि बार नामक स्थान पे मिलेंगे। लेकिन शिवाजी ने उसकी आव भगत में और उसे मंदिर लेके जाते थे, और उसे मतलब एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ना था, एक तरह से इमोशनल ब्लैक रिलीजन के तहत एक इमोशनल ब्लैकमेल करना था शिवाजी के लिए। और शिवाजी बहुत अच्छे कूटनीतिक भी थे। उन्होंने भास्कर जी पंत से जो है ना, भास्कर जी कृष्णजी भास्कर से जो है ना वो पूछ लिया कि आखिर अफजल खां का उद्देश्य क्या है। कृष्णजी भास्कर ने बहुत मतलब कोशिश की कि ना बताया जाए, लेकिन उन्होंने जब धर्म की बात की कि देखो अपने मंदिर को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये लोग अधर्मी हैं, ऐसे हैं, उसे हैं, तमाम प्रकार से उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से जब तोड़ दिया तो उसने बता दिया सब कुछ कि आपके साथ कुछ धोखा होने वाला है। कि बस मुझे इतना ही पता है कि आपको जो है ना धोखे से कोई हमला होगा या कुछ ना कुछ तो है मामला, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो केवल इतनी सूचना देने के लिए कहा गया था। तो इस बात से शिवाजी अलर्ट हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप जा रहे हो सूचना दे रहे हो तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनसे कह देना कि मेरा हाथ टूट गया है, एक घोड़े से गिर गया था तो हाथ टूट गया, वो हाथ में थोड़ा सा ऐसी पट्टी फट्टी बांधे थे हैं, तो उनको बता देना कि मतलब मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बता दिया कि भाई शिवाजी का तो हाथ टूट गया है, ऐसा ऐसा है, और वो और खुश हो गया अफजल खां के, अब तो एक हाथ का आदमी है। अच्छा, अफजल का बहुत हट्टा कट्टा सांड था, शिवाजी उतने हट्टे कट्टे सांड नहीं थे। मतलब अफजल खां इतना ताकतवर था कि अगर शिवाजी को पकड़ ले एक बार में और पकड़ के अगर वो पटकनी मार दे या वो करे तो आसानी से जो है ना शिवाजी को मार सकता था।
इसलिए उसे बहुत ज़्यादा भरोसा था अफजल खां को अपने आप में, और यही हुआ कि वो धोखे से मारना चाहता था शिवाजी को। अफजल खां ने जो है ना अपने कटार फटार जो होता है वहाँ दक्षिण मराठवाड़ा क्षेत्र के जो हथियार होता है, जैसे अपने चाकू होते हैं उस टाइप से वहाँ पे एक बड़ा सा हथियार होता है, उसने अपने पीछे छुपा रखा था, और उसका यही था कि जब हम गले में लेंगे तो इसमें कटार भोंक देंगे, इसको मार देंगे। शिवाजी उससे 2 कदम आगे निकले। शिवाजी ने हाथों में पहनने वाला एक वखनखा तैयार करवाया। वखनखे का ऐसा मतलब होता है कि उसमें नुकीले तीर होते हैं, अगर वो किसी के पेट में घुसेड़ दिए जाएं और घुमा दी जाए तो उसकी पूरी अतड़ियाँ फतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। शिवाजी ने उसको तैयार करवाया और ये संदेश तो पहुंचा ही दिया था कि हाथ टूटा है। उस हाथ में उन्होंने वखनखा पहन लिया और ऐसे एक चद्दर डाल लिया, तो मतलब शॉल वगैरह डाल लिया, और इसके बाद जो है ना तो उसकी अफजल खां की सेना को दूर खड़ा कर दिया गया, शिवाजी की सेना को दूर खड़ा कर दिया गया। एक तंबू में दोनों लोग मिले। जैसे ही वो तंबू में शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं, उनके जो सुरक्षा गार्ड थे अफजल खां के शिवाजी के, वो बाहर खड़े रहे, और जैसे ही तंबू में मिलते हैं थोड़ी सी 1-2 मिनट 5 मिनट की बातचीत हुई होगी। इसके बाद कहा आओ शिवाजी गले मिलते हैं, और जैसे ही अफजल खां शिवाजी से गले मिला, अफजल खान ने जो है ना अपना वो चाकू निकाल के शिवाजी के पेट में भोंक दिया। शिवाजी पहले ही से कवच पहने हुए थे पूरे, और जैसे ही पेट में चाकू भोंका मारा तो वो चाकू स्लिप हो गया, और शिवाजी ने कहा कि धोखा किया तूने मेरे साथ, और इसके बाद उन्होंने अपना वखनखा निकाला और उसके पेट में डाल दिया, और इसके बाद पूरी अतड़ियाँ फतड़ियाँ निकाल दी और अफजल खां मारा गया, और उसकी पूरी सेना पे शिवाजी ने कब्जा कर लिया। इससे शिवाजी को वो बहुत बड़ा लाभ हुआ। शिवाजी को 10 लाख रुपए के जेवरात मिले, घोड़े मिले, हाथी मिले, और बहुत सारे धन संपत्ति मिली उस अफजल खां की। और इसके बाद जो है ना उसके सैनिकों को शिवाजी ने सरेंडर करवा के कहा कि तुम जाओ। ये बहुत बड़ी हानि थी बीजापुर के लिए। बीजापुर को लग रहा था कि मेरा इतना ताकतवर जो सेना नायक था उसे शिवाजी ने मार दिया। इस नुकसान की बीजापुर भरपाई नहीं कर पाया, और उसे लगा कि अब कोई और विकल्प तलाशना चाहिए शिवाजी को नियंत्रण के लिए। और शिवाजी जो है ना फिर वहाँ से रायगढ़ आ गए। ये सारा धन लेके रायगढ़ आ गए। रायगढ़ के बाद उन्होंने कोंकण, कोल्हापुर, पन्हाला वगैरह इन क्षेत्रों को जीता। 1660 में सुल्तान से फिर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी का समझौता हो गया। जब सुल्तान को लगने लगा कि शिवाजी का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, अब शिवाजी से स्ट्रगल करना बेकार है, तब समझौता हो गया और शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक के रूप में बीजापुर ने स्वीकार कर लिया और उसके क्षेत्र निर्धारित कर दिए कि इस क्षेत्र तक आपका जो है ना स्वराज रहेगा और यहाँ के हम आपको स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। ये शिवाजी का पहला चरण था। अब शिवाजी की मुलाकात हम करवाएंगे मुगलों के साथ, औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के साथ देखो शिवाजी किस प्रकार से स्ट्रगल करते हो, किस प्रकार से युद्ध करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को ठीक से सुनते हैं, अगर इस लेक्चर को ठीक से ड्राफ्टिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि शिवाजी जो है ना बहुत आसान है। इससे बेहतरीन कहानी के रूप में शिवाजी को और क्या कर सकते हैं। इसको अपन को केवल फ्रेमिंग करना है, ब्रेन में चिंतन करना है कि घटनाएं कैसे कैसे घटी हैं और जो पॉइंट हैं, जो केंद्र बिंदु हैं, जो डेट है, जो प्लेस हैं और जो नाम हैं, इन नामों को अपन को कॉपी पे कोड करना है और एक सीक्वेंस मिलाना, उसका चिंतन करना है। शिवाजी पूरा का पूरा फ्रेम हो जाएगा ब्रेन में। क्वेश्चन शिवाजी पर यहीं से दागे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है जीजाबाई किस राजघराने की राजकुमारी थी, पूछा जा सकता है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, पूछा जा सकता है शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की, शिवाजी के व्यक्तित्व पर, चरित्र पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ा, जीजाबाई का क्या प्रभाव पड़ा, रामदास का क्या प्रभाव पड़ा, और दादा कौंडदेव कौन थे जो उनके संरक्षक थे, पहले उन्होंने किस क्षेत्र के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, कौन कौन से किले उन्होंने जीते, किस किले का निर्माण करवाया, किस किले को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से जो है ना हम उनको देख सकते हैं। अगले चरण में शिवाजी के हम मुगलों के साथ युद्ध करवाएंगे। हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर आप विजिट कर सकते हैं।